डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम करने जा रहे हैं एसबीआई का क्लैरिकल का मेंस एग्ज़ाम का पेपर। इंग्लिश के पेपर की बात हो रही है। इसमें आपको जो क्वेश्चन सेट ऑफ पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें वोकैबुलरी भी पूछी जाती है, रीडिंग भी पूछी जाती है और ग्रामर भी पूछी जाती है। पेपर में मैं जहाँ जहाँ पे कहूँगी आपको वीडियो पॉज करके रीड करके आंसर करने के लिए आप कीजिए और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बताती हूँ। आपके पास सबसे पहले एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप डायरेक्शंस मिस करके सीधा क्वेश्चन करने के लिए रह जाते हो तो कई बार आपका सेट ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने पूछा नहीं हुआ है। तो डायरेक्शंस प्लीज़ आप ज़रूर के ज़रूर रीड करिए। सबसे पहले आपके पास एक पैसेज आ रहा है, इसको अच्छे से रीड कीजिए। आई होप आपने रीड कर लिया होगा पैसेज। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आंसर कीजिए और मैं वीडियो पॉज कर करके आपको आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, अब सबसे पहले इस पैसेज को एनालाइज करते हैं। इस पैसेज को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, बड़े ध्यान से समझिए। फ्रॉम अपैरल टू एरोस्पेस, स्टील टू सॉफ्टवेयर, द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज क्विकनिंग। अगर मैं बात करूँ अपैरल यानी कि क्लोथ्स, एरोस्पेस यानी कि स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होने वाली चीज़ें, कपड़ों से लेके स्पेस क्राफ्ट तक, स्टील से लेके सॉफ्टवेयर तक, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हैं वो बहुत स्पीडिफाइड हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। इनोवेशंस बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। No longer can companies afford to miss a generation of technology and expect to remain competitive. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपनीज जो हैं वो किसी भी जनरेशन को, टेक्नोलॉजी की जनरेशन को मिस करें और competitive भी रहें। Adding to the pressure, innovations are increasingly crossing industrial boundaries. A new fiber developed by a textile industry has the potential for building materials for medical equipment. तो जो एक सामान बना रही है कंपनी और वो इनोवेशन कर रही है, उसका प्रेशर दूसरी कंपनी के साथ भी जाता है, क्योंकि जो फाइबर बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, वही फाइबर जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ भी हो रहा है। Some companies are adept at using a diversity of technologies to create new products that transforms market. कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो एक्सपर्ट हो चुकी हैं। अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। एक्सपर्ट हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, डाइवर्स यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी का, और वो नए प्रोडक्ट्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करके मार्केट में भेज रही हैं। बट मैनी अदर्स आर फ्लाउंडरिंग, लेकिन कुछ कुछ और कंपनीज जो हैं वो फ्लाउंडर कर रही हैं, यानी स्ट्रगल कर रही हैं, बिकॉज दे रिलाई ऑन टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजी दैट नो लॉन्गर वर्क्स इन सच अ फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि वो अभी भी वो ओल्ड मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट्स के साथ सेट नहीं बैठता। The difference between success and failure is not how much the company spends on R&D, research and development, but how it approaches it. कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सक्सेस और फेलियर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाल रहे हैं। फ़र्क पड़ता है कि वो इसे अप्रोच कैसे कर रहे हैं। देयर आर टू पॉसिबल अप्रोचेस, दो अप्रोचेस हैं R&D की। Either a company can invest in R&D that replaces an older generation of technology, the breakthrough approach. एक अप्रोच जो है वो ब्रेक थ्रू अप्रोच है, जिसमें क्या है, कंपनी जो है R&D पे स्पेंड करेगी, यानी कि वो इनोवेशन करेगी। और इट कैन फोकस ऑन कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इनटू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजिकल फ्यूजन। दूसरी अप्रोच है टेक्नोलॉजिकल फ्यूजन, जिसमें जो ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं उनको इकट्ठा करके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी। It blends incremental technical improvements from several previous separate fields of technology to create products that revolutionize market.
और इन दोनों का ब्लेंड, यानी कि अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो इससे टेक्निकल इम्प्रूवमेंट से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और मार्केट पूरी रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। इन अ वर्ड, द ओल्ड मैक्सिम वन टेक्नोलॉजी वन इंडस्ट्री नो लॉन्गर अप्लाइज। ऐसा है ही नहीं कि वन इंडस्ट्री में वन टेक्नोलॉजी जाती है। अ सिंगल ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजी इज इनएडिक्वेट। कंपनीज नीड टू इंक्लूड बोथ ब्रेक थ्रू एंड फ्यूजन अप्रोच इन देयर टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी। अब क्या है, अब दोनों का फ्यूजन जो है वो चलता है, यानी कि आपको फ्यूजन अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। ब्रेक थ्रू भी चाहिए, फ्यूजन अप्रोच भी चाहिए, ताकि आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकें। Relying on breakthrough alone fails because it focuses on R&D too narrowly, ignoring the possibility of combining technology. अगर R&D पे ही हम डिपेंड करते हैं और जो कंबाइन करना है टेक्नोलॉजीज की, इसकी पॉसिबिलिटीज को नहीं देखते तो फेल होते हैं। Yet many Western companies still rely on almost exclusively on their breakthrough approach. कुछ हालांकि वेस्टर्न कंपनीज हैं जो सिर्फ ब्रेक थ्रू उस पे ही चलती हैं, ब्रेक थ्रू अप्रोच पे ही चलती हैं। द रीजंस आर कॉम्प्लेक्स, उनके रीजंस, अपना जो लॉजिक वो देते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड डिस्ट्रस्ट ऑफ आउटसाइडर्स इनोवेशंस, और उन्हें विश्वास नहीं है कि आउटसाइड जो इनोवेशंस हो रही हैं उन पे विश्वास नहीं है। एंड नॉट इन्वेंटेड हियर इंजीनियरिंग एरोगेंस, और उन्हें ये इस बात का एरोगेंस भी होता है कि हमने ये प्रोडक्ट खुद से इनोवेट नहीं किया है तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। एन एवर्जन टू शेयरिंग सर्च रिजल्ट, और कई लोगों को तो अपने रिजल्ट शेयर करने में जो है वो दिक्कत होती है। तो ये कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ ब्रेक थ्रू पे रिलाई करते हैं। अब ये पैसेज हमने पढ़ लिया, नाउ रीड द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब पहला है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज हैपनिंग एट अ पेस, फास्ट पेस्ड। तो ये तो बिल्कुल पहली लाइन ही है, इज क्विकनिंग, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है, ऑल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैव एप्लीकेबिलिटी इन अदर इंडस्ट्री। अगर मैं कहूँ तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एडिंग प्रेशर इनोवेशंस आर क्लोजिंग एंड फाइबर डेवलप बाय टेक्सटाइल्स की पोटेंशियल है कि दूसरे में लाए। सम कंपनीज में ये होता है, ये सारी कंपनीज में, अगर सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में कहूँ तो ये गलत होगा। तो हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल बट नॉट ऑल। कोई भी हम इनोवेशन किसी फील्ड में लेते हैं तो वो सबके लिए एप्लीकेबिलिटी नहीं रखती, और पैसेज में ये दे भी नहीं रखा है। कंपनीज फेलिंग टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी में फेल, बिल्कुल ठीक है। अगर कंपनी, आपको ये लाइन आई थी ना, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, नो लॉन्गर कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी अगर वो करे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये तो ट्रू है। कंपनीज विच अडॉप्ट टेक्नोलॉजी ऑफ अदर इंडस्ट्रीज हैव एन एडवांटेज, ऐसा दे ही नहीं रखा है कि एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा, तो ये नहीं, राइट। टेक्नोलॉजी बिकम्स ऑब्सोलीट इन फास्ट चेंजिंग, बिल्कुल टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये भी ट्रू है, तो ये भी आपका रॉन्ग जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास ये वाला आंसर जो है फोर्थ वाला, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ये ट्रू है। कंपनीज विच अडॉप्ट टेक्नोलॉजी ऑफ अदर इंडस्ट्रीज हैव एन एडवांटेज, उन्हें R&D नहीं ना करना पड़ा, उन्होंने सीधा क्या किया, हाइब्रिड मॉडल ले लिया, तो ये भी ट्रू है। सिर्फ नॉट ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है इसमें, कि ऑल इनोवेशंस जो हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है दूसरी इंडस्ट्रीज में। अब क्वेश्चन आता है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड करेक्ट रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ रिगार्डिंग द टू अप्रोचेस टू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। बोथ द अप्रोचेज आर टू बी यूज्ड एट द सेम टाइम, कहीं पे भी पैसेज में ऐसा नहीं दे रखा है कि दोनों जो हैं एक ही समय पे यूज़ होने चाहिए। ये यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ कि ये आपका शुरू हुआ है, शुरुआत है, आप पूरा इसको पढ़ के देखिए, कहीं पे भी ये इस बात का जिक्र नहीं है। ब्रेक थ्रू अप्रोच इज ओनली टू बी यूज, नहीं, उन्होंने कहा है उसका भी और दूसरों का भी, दोनों ही यूज होनी चाहिए, कि फोकस होना चाहिए कि दोनों का ब्लेंड यूज हो, तो ये गलत जाएगा। टेक्नोलॉजिकल फ्यूजन अप्रोच इज द ओनली टू बी यूज, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि अकेला ब्रेक थ्रू, अकेला टेक्नोलॉजी फ्यूजन से नहीं होगा। ब्रेक थ्रू अप्रोच इज प्रेफरेबल फॉर मेनी कंपनीज, ऐसा नहीं दे रखा है, ठीक है। आपको इस सेंटेंस में कहना चाहिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज रहेगा।
Question number 3 है which of the following what does the author want to highlight by using the example apparel to aerospace and steel to software? यहाँ पे आंसर पहले देख लेते हैं ऑप्शंस. Many industries are trying to improve technology. His knowledge about various industry. The wide spread of technological innovation. Yes, this is the answer. वो ये कहना चाहते हैं कपड़े से लेके एरोस्पेस तक, है ना, स्टील से लेके सॉफ्टवेयर, तो वो एक रेंज बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कहाँ कहाँ हो रही है. नेक्स्ट आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैज बीन हाईलाइटेड मोस्ट प्रोमिनेंटली बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज. इट्स इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन बाय द कंपनी. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी का ये इम्प्रॉपर यूज़ बताया गया है. द स्पीड एट विच इनोवेशंस आर हैपनिंग. येस, बार बार बात की जा रही है कि बहुत फास्ट हो रही हैं, तो यही इसका आंसर होगा. एक्सपेंडिचर की बात नहीं करी है तो थर्ड ऑप्शन आंसर में नहीं रहेगा. द टू अप्रोचेस की बात आपके सेकेंड पैराग्राफ पे शुरू होती है और ये पूरी जो सेकेंड पैसेज है सिर्फ वही बात कर रहा है. जो फर्स्ट पैसेज और थर्ड पैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी कैसे फास्ट ग्रोइंग है उसके बारे में बता रहा है. सो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर आपका सेकेंड है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इफ अ कंपनी डज नॉट इनोवेट. तो ये आंसर यहाँ पे है कि नो लॉन्गर अ कंपनी जो अफोर्ड कर सकती है मिस को, तो वो एक्सपेक्ट करे कि वो कंपेटिटिव भी रहे. तो इट क्लोजेज डाउन नहीं, क्लोज डाउन नहीं होती, इट सीजेस टू बी कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा. प्राइसेस की बात कही गई नहीं, तो R&D को शट करने की ज़रूरत नहीं है. इट एड्स प्रेशर टू ऑन इट सेल्फ. प्रेशर तो इस बात का है ना कि मैंने टेक्नोलॉजी, अगर मैंने इनोवेशन करी तो दूसरी कंपनी उसे यूज़ करेगी, राइट. कंपनी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी. तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द आंसर. चलिए नेक्स्ट आपको पास गिवन है, इसको डायरेक्शन को पढ़िए और डायरेक्शन पढ़ने के बाद आप गिवन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए. आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस को देख लिया होगा. एक बार डायरेक्शंस फिर से देखते हैं. बिलो इन ईच क्वेश्चन सम सेंटेंसेस आर गिवन. फाइंड दी सेंटेंसेस विच इज not really contributing to the main theme of the passage, or find odd sentence out and rearrange the remaining sentences to make a coherent passage. If the given sentence is correct as it is, then choose option 5 in the sequence. If the sequence is one which is not given, then choose 4 as your choice. None of these जो है. अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, राइट. आपने देखना है कि कौन सा इररेलेवेंट है पहले तो, फिर आपने देखना है कि इसका अरेंजमेंट क्या हो रहा है. तो दो चीज़ें एक साथ हैं, ऑड वन आउट भी है और साथ में उसे रीअरेंज भी करना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम पढ़ते हैं, तो अगर आप ऑप्शन से चलें तो ऑप्शन में आपको सी से स्टार्टिंग दे रखी है, राइट. अगर सी से ही स्टार्टिंग होनी है तो हम पहले सी ही पढ़ें. तो सी पढ़ते हैं, दे आर एप्रिशिएटिव ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स सच एज GST, राइट. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा वो देखते हैं. सी के बाद ई का भी ऑप्शन है, सी के बाद डी का भी ऑप्शन है. सी के बाद हम डी पढ़ने की कोशिश करते हैं. दे आर एप्रिशिएटिव ऑफ टैक्स रिफॉर्म सच एज GST बट शार्पली क्रिटिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स टू. अब यहाँ पे हमें कंट्रास्ट देखने को मिलता है कि GST रिफॉर्म किया उसके लिए वो एप्रिशिएटिव भी हैं, लेकिन वो क्रिटिकल भी हैं. जो स्ट्रॉन्ग मेजर्स हमने लिए आगे की बात हमारे पास नहीं है. तो अगर मैं सी डी को बेस मान के चलूँ, आगे ई बी या ए बी हो सकता है. सो सी डी के बाद अगर मैं ई ऑप्शन मान के चलूँ, गवर्नमेंट एक्सीजेंसी में कम इन डिफरेंट वे. गवर्नमेंट एक्सीजेंसी यानी कि एक्सीजेंसी का मतलब होता है नीड या रिक्वायरमेंट जिसकी हम बात करें. गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट में कम इन डिफरेंट वे. या तो यहाँ पे सब्सिडीज़ होती, रिलीफ होता, तब तो बात थी, लेकिन गवर्नमेंट की यहाँ पे बात नहीं होगी, ये अरेंजमेंट नहीं बनेगा. तो सी के बाद डी के बाद अगर मैं कहूँ सेंटेंस में मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जाती है. दैट ऑप्शन इज CD AB.
अब यहाँ पे बट क्रिटिकल फॉर द स्ट्रॉन्ग मेजर्स CD, AB, they feel the farm loan waivers and rising public expenditure go against the spirit of market economies. तो CDAB जो है वो ऑप्शन इसकी बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इस सेंटेंस में, इन देयर रसेट रॉब्स अपीयर टू हैव sprung, so do roses and sunflowers and the people in the valleys, apples, peaches flourish. To navigate choppy waters require courage. अब मैंने जब इसको पूरा पढ़ा, ठीक है, पढ़ते ही मुझे यहाँ पे या बात आ रही है कि ये चीज़ है, so do roses, ये इसके साथ जा रही है। In valleys apple peaches flourish and so do, यहाँ पे आ जाएगा so do roses and sunflowers। अब यहाँ पे ये दोनों साथ में होने की वजह से पहले हम लिखेंगे यहाँ पे D, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं D के बाद 7th में B, राइट, D के बाद B आएगा एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आता है and the people in their russet robes appear to have sprung। सो यहाँ पे सबसे पहले russet robes मतलब जो वो russet एक कलर है, ठीक है, ब्राउनिश सा कलर होता है, रॉब्स होते हैं पहनने वाला कपड़ा, तो लोग भी बाहर आ जाते हैं। तो DB आपके पास बनता है DBCA और E जो है यहाँ पे एक फालतू लाइन है जिसको काट देना पड़ेगा, ठीक है, पर ये अगर आप देखेंगे तो कोई अरेंजमेंट है ही नहीं ऐसा, तो 7th का आंसर आपका 4 रहेगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर वॉज सॉरी टू सी ही वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज गुड वर्कर गो एंड आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर। अब द कॉन्ट्रैक्टर वॉज सॉरी टू सी, किस बात की सॉरी है उसे? टू सी हिज गुड वर्कर गो एंड आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड वन मोर हाउस एज पर्सनल फेवर, यानी कि अगर मैं इसमें से बी ऑप्शन निकाल दूं तो ऑप्शन A B D E, यस, A B D E अपने आप में ही सही ऑप्शन है, यहाँ E होना चाहिए था, A B D E। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वन, A B D E, सॉरी A B, बी को तो लेना ही नहीं है, AC और उसके बाद DE, ये ऑप्शन होनी चाहिए, बी को तो हमने काट ही दिया है ना, तो ACDE, क्योंकि ये ऑप्शन कहीं है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे होगा नो करेक्शन, यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए था, गलती है यहाँ पे आंसर में ही, यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए था, नन ऑफ दीज आंसर है, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, यू डोंट सी एनी लिटर लाइंग अराउंड एंड नो सूनर वॉज आई बैक ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ देहरादून देन आई वॉज ग्रेटेड बाय माउंटेन्स ऑफ गार्बेज लेट इवनिंग एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ देयर बालकनीज। पहले तो ये ई ऑप्शन जो है इसका कोई भी लेना देना नहीं है बाकियों के साथ, और बाकी का अरेंज जो है वो हो ही रखा है। तो अगर मैं कहूँ कि ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था ABCD, राइट, तो ऑप्शन ABCD कहीं पे है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड, राइट। लेकिन नन ऑफ दीज अगर मैं कह रही हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये तो ओमिशन करनी है ना इस चीज़ की, तो ओमिट करना है, करेक्शन तो कुछ करनी नहीं है ऑर्डर की, तो यहाँ पे होना चाहिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस बात को अच्छे से देखिएगा, 5 में से एक सेंटेंस ऐसा ज़रूर के ज़रूर होगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपके पास, टू मी इन Bhutan, but conventional education has been one of the primary forces that he has brought to the world to the brink of destruction. During the Lit Fest, the Queen Mother, everyone was very kind, ensured that I had 2 days off.
अब अगर इस सेंटेंस को मैं कहूँ तो मुझे ये वाली लाइन बहुत फालतू लग रही है, बट कन्वेंशनल एजुकेशन हैज़, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑथर अपनी बात कर रहा है कि मैं भूटान में था, ठीक है, 2 दिन का ऑफ था और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, कुछ इस तरह का सेंटेंस है। तो अगर मैं स्टार्ट करती हूँ ई से, तो सेंटेंस आता है एंश्योर्ड दैट आई हैड 2 days ऑफ, राइट। मैं इसको डी को लगाऊं, आई एवरीवन वाज वेरी काइंड टू मी इन भूटान, राइट। फिर आ जाएगा ड्यूरिंग द लिट फेस्ट द क्वीन मदर, ये फेस्ट का नाम होगा। तो ई डी बी सी, सॉरी यहाँ पे बी तो हमने काट ही दिया था, ए सी, ई डी ए सी, तो थर्ड ऑप्शन आपको ये आंसर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर 2 ब्लैंक्स के स्पेसेस आपको गिवन है एंड पेयर में आपको वर्ड्स दे रखे हैं नंबर्ड ए बी सी डी। आप मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर जो है वो यहाँ पे यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए, वीडियो पोज करके पहले कुछ खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। हेयर द क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15। आई होप आपने अपने आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। द काउंसिल हैज़ पास्ड द ब्लैंक अगेंस्ट द मैगजीन फॉर देयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लैंक रिपोर्टिंग। अब सबसे पहले द काउंसिल हैज़ पास द के बाद भी हमें नाउन आते हैं ना हमारे पास, राइट। अब द कोड्स, स्ट्रिक्चर्स, पेनल्टी, बैन या लॉज। कोड जो पास करता है वो कोड्स तो नहीं होते, स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं। स्ट्रिक्चर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है लिमिटेशंस। इसका मतलब होता है जो आपकी प्रोहिबिशंस जिसको हम कहें। पेनल्टी, पेनल्टी इम्पोज की जाती है, पास नहीं की जाती। बैन हम पास कर सकते हैं, ठीक है, लॉज हम पास कर सकते हैं, लेकिन आगे वाला वर्ड भी देखना ज़रूरी होगा। द काउंसिल हैज़ पास द, इसमें से कुछ भी ले लीजिए, स्ट्रिक्चर्स, बैन्स या लॉज, अगेंस्ट द मैगजीन्स फॉर देयर इररिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग होना चाहिए। तो इन जो है वो आपको बी ऑप्शन में ही मिल रहा है। इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नहीं होगा, विद नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, मेजॉरिटी का तो सवाल ही नहीं आता। The new industrial policy is a result of the confidence the government blank in the blank of Indian Constitution. First of all, यहाँ पे confidence, the new industrial policy is a result of the confidence the government. अब यहाँ पे government में confidence है तो हम क्या कहेंगे? government would नहीं, government has हो सकता है, government has हो सकता है, government was इन नहीं, गवर्नमेंट हैज़ ही होगा क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए लग रहा है, और वर भी नहीं होगा। वी आर लेफ्ट विथ 2 थिंग्स। तो गवर्नमेंट हैज़ इन द मैच्योरिटी ऑफ इंडस्ट्री नहीं, इंडियन इंडस्ट्री की मैच्योरिटी नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात होगी, इसलिए सी ऑप्शन आंसर रहेगा। द पेमेंट वॉज ब्लैंक डिलेड दिस टाइम बिकॉज सम ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द क्लेम ब्लैंक मिसिंग। अब सबसे पहले द पेमेंट वॉज ब्लैंक डिलेड, यहाँ पे वॉज है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डिलेड है आपका मेन वर्ब, और बीच में अगर कुछ आ सकता है तो उसे एडवर्ब ही कहते हैं। तो एडवर्ब हमें चाहिए, अनजस्टिफाइड एडवर्ब नहीं है, अनडिजर्व्ड जो है वो भी एडवर्ब नहीं है, अनफॉरसीमिंगली, राइट, ये आपकी एडवर्ब है, दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेडली। अनड्यूली, अनड्यूली का मतलब होता है जब ज़रूरत से ज़्यादा आप कहें कि पेनल्टी लग जाए, ठीक है। एंड लॉस तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये 2 ही रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स फॉर द क्लेम्स मिस थे, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ द क्लेम्स वर मिसिंग हम कहेंगे, हैड मिसिंग का तो कोई मतलब नहीं बनता है। द चेयरमैन ब्लैंक द शेयर होल्डर्स that the management would blank itself to increase industry. First of all, यहाँ पे हमें एक वर्ब चाहिए। चेयरमैन ने स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर्स को कुछ कहा या इंश्योरेंस दिया कुछ इस तरह से, लेकिन वो वर्ब होनी चाहिए, नाउन नहीं। एश्योर्ड हो सकता है, एश्योर्ड हो सकता है,
एश्योरिंग नहीं जाएगा, एश्योरिंग भी नहीं जाएगा, राइट। वी आर लेफ्ट विथ 2। अब यहाँ पे द चेयरमैन ने अश्योर किया शेयर होल्डर्स को दैट द मैनेजमेंट वुड के साथ हमें V1 चाहिए, राइट। वुड शेयर इटसेल्फ नहीं, अच्छा ये दो तो हैं। वुड बैलेंस इटसेल्फ नहीं, वुड एग्जर्ट इटसेल्फ। एग्जर्ट का मतलब होता है मेहनत करना, राइट, टॉयल हार्ड, मेहनत करना। टू इंक्रीज इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्लैंक हिज फ्रेंड्स ब्लैंक वन बाय वन। अब ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग के साथ हमेशा एक नाउन फॉलो करेगा, राइट, एंड हिज फ्रेंड्स के बाद एक वर्ब चाहिए। तो ड्यूरिंग एडवर्सिटी बिल्कुल हो सकता है, ड्यूरिंग रिसेशन नहीं, रिसेशन नहीं, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ये भी नहीं, ड्यूरिंग स्कैसिटी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉस्पेरिटी के दौरान आपको कोई छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। यू आर लेफ्ट विथ 2। एडवर्सिटी हिज फ्रेंड्स ड्रॉप्ड वन बाय वन बिल्कुल सही है। पार्ट हम नहीं लगा सकते क्योंकि पार्ट के साथ फ्रॉम वर्ड का यूसेज होना चाहिए, राइट, दिस इज द रिक्वायरमेंट, इसलिए हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको एक पैसेज गिवन है जिसमें आपने फिलिप्स भरने, क्लोज टेस्ट की तरह होगा ये, आप इसे करने की कोशिश कीजिए पहले। हैव वी गो क्वेश्चन नंबर, वीडियो पोज करके आप अपना आंसर पहले दीजिएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आई होप आपने ये सारे आंसर्स अपने कर लिए होंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं जी, प्रॉब्लम्स होना चाहिए। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक है, मेन भी हो सकता था लेकिन प्रॉब्लम्स होना चाहिए था, सीरियस भी हो सकता था लेकिन प्रॉब्लम्स होना चाहिए था, वन ऑफ द ओनली ये गलत तरीका है लिखने का, एंड वन ऑफ हमेशा प्लूरल में से आता है, इस बात को याद रखिएगा। One of the problems we have to face is that of unemployment. Unemployment की बात हो रही है। It is a big problem, a human problem which cannot be, which we cannot के साथ V1 का यूसेज होता है। which we cannot ignore बिल्कुल ठीक है, avoids नहीं होगा। which we cannot problem imagine नहीं की जाती, right? neglecting अपने आप में ये एक इनकरेक्ट वर्ब है, neglect होता तो हम इसे देखते हैं, शन नहीं किया जाता प्रॉब्लम को। नेक्स्ट आता है आपके पास येट इन लुकिंग ब्लैंक इट। इन लुकिंग अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं हम तो प्रॉब्लम को लुक इनटू किया जाता है, राइट। लुक आफ्टर का मतलब तो देखभाल करना होता है, लुक एट का मतलब होता है किसी की तरफ देखना, लुक अबव का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना, लुक ऑन का मतलब होता है खड़े होकर किसी चीज को देखना। तो ये सारे ही नहीं जाते, ठीक है, लुक इनटू जाएगा। It has to be remembered that merely giving some kind of occupation to a large number of people does not ultimately increase employment or lessen unemployment. Employment comes by newer and more effective means of wealth production. The whole experience and the history of past 200 years shows that it comes होना चाहिए, it comes blank the growth of technological methods. तो इट कम्स 2000 सालों की अगर मैं बात कर रही हूँ, इट कम्स बाय नहीं, इट कम्स थ्रू, इट कम्स फॉर नहीं, इट कम्स फ्रॉम नहीं, इट कम्स बियॉन्ड नहीं, इट कम्स थ्रू होना चाहिए। द नेक्स्ट पार्ट इज इट कम्स थ्रू द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैथड। डू नॉट इमेजिन दैट वी कैन इफेक्टिवली डील के साथ हम हमेशा विद का यूसेज करते हैं, डील विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विदाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा। टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं, गलत है। टेक्नोलॉजिकल टेम्पर नहीं, टेक्निकल टेम्पर नहीं, टेक्निकल बैंड्स नहीं। नेक्स्ट आता है आपके पास एवरीवन इन द कंट्री बोस्ट ऑफ ब्लैंक, एवरी कंट्री विच बोस्ट ऑफ ब्लैंक एम्प्लॉयमेंट। कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट नहीं, टोटल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं। टोटल एम्प्लॉयमेंट में 100% तो नहीं ना होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि पूरी तरह से सब लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं।
Every country which boasts of full employment is a country which is technologically advanced. Every country which is not technologically advanced has underdeveloped unemployment or underemployment. Therefore, if India is so advanced, she must advance in science and technology. If India is too advanced, she हमने इंडिया के लिए लगाया है, तो उसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस होना पड़ेगा. द फैक्ट इज दैट आर poverty is our poverty is blank, our backwardness in science and technology. So it is ड्यू टू हम कहेंगे, राइट. आर पॉवर्टी इज ड्यू टू आर बैकवर्डनेस इन टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट आता है आपके पास कि इफ वी ब्लैंक दैट बैकवर्डनेस, इफ वी ट्रीट दैट बैकवर्डनेस, रेमेडी नहीं आएगा, ये नाउन नहीं चाहिए, रिमूव नहीं करते, बैकवर्डनेस को ट्रीट करते हैं, इरेडिकेट नहीं कर सकते, एस्टिमेट करने का कोई मतलब नहीं. So if we treat that backwardness, we can create not only wealth but also employment. Not only के साथ but also का पेयर होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन 26 to 30, ये आपके स्पॉट द एरर्स हैं, आपने देखना है इसको. आप वीडियो पोज करके इसको ज़रा करने की कोशिश कीजिए. आई होप आपने अपना पार्ट कर लिया होगा. I have been traveling by local trains since last several years. Several years period of time होता है जिसके लिए हमें since नहीं बल्कि for use करना है. I found this ring. Found past में है. As I dig नहीं, dug in the garden. Not only she said, ये composition ही गलत है, inversion का rule लगेगा. Not only did she say. ऐसे ग्रामर के क्वेश्चंस जानने के लिए आपको ग्रामर की डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आपको भी इस ग्रामर में मास्टर करना है तो आप टीचर्स विजन की ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस लगा सकते हैं. इस गिवन नंबर पे हमें कॉल दीजिए और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें बताइए, हम आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे. बाय अप्रैल नेक्स्ट ईयर आई विल बी वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 20 ईयर्स. 3 चीज़ें क्या? फ्यूचर टाइम, गोइंग ऑन एक्शन एंड पीरियड ऑफ टाइम. ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए. इसलिए यहाँ पे विल बी वर्किंग के बजाय विल हैव बीन वर्किंग लिखना ज़्यादा सही होगा. विल हैव बीन वर्किंग. ही वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग. रैंग होना चाहिए क्योंकि बात पास्ट की है. नेक्स्ट आपके पास आते हैं, एक रीअरेंजमेंट आपने करना है. अब जो रीअरेंजमेंट आपको गिवन है ये काफ़ी मिसलीडिंग है. अगर कुछ बच्चे ये शुरू कर दें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से ही ये शुरू होगा, ठीक है. अभी बात आप देखिए, यहाँ पे आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, इस बातों का ध्यान रखा करिए कि आपको क्रॉनिकल ऑर्डर क्या दे रखा है. 2008 भी दे रखा है, 1930 भी दे रखा है, ठीक है. और कुछ आज की बात भी हो गई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं प्रेसिडेंट यूएस के और कुछ ना कुछ वो डेली का कह रहे हैं. वेल, इसकी स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो स्टार्टिंग ई से होगी. वर्ल्ड लीडर्स डिड वेल टू अवॉइड परफेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज इन द आफ्टरमैथ ऑफ ग्रेट रिसेशन इन 2008. यहाँ से बात शुरू होगी. फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन की. आफ्टर ऑल दे हैड लर्न देयर लेसन्स. दे कौन? वर्ल्ड लीडर्स ने. After all, they had learned their lessons from global trade war in 1930s, which deepened and prolonged Great Depression, and so it was thought. यहाँ पे सी में एक बार फिर से समझते हैं. वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड किया था कि वो अवॉइड करेंगे प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ को, जिससे कि उन्हें ग्रेट रिसेशन 2008 का सामना करना पड़ा था. अब आफ्टर ऑल इनका एक एक्सपीरियंस था. दे हैड लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड वॉर जो 1930 में हुआ, विच डीपन्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्रेट डिप्रेशन, सो इट वॉज थॉट.
तो इन्होंने काफ़ी वहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज़ तो हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपका ये यहाँ पे जुड़ता है ए से। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लास्ट वीक अनाउंस दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड सून इम्पोज टैरिफ्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम इनटू यूएस फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब ज़्यादा टैरिफ लगाएगा स्टील और एल्युमिनियम पे जो यूएसए में इंपोर्ट किए जाते हैं। और इंपोर्ट करने वाला कौन है, मतलब एक्सपोर्ट करने वाला कौन है, वो है यूरोपियन यूनियन। तो ई के बाद बी जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। द यूरोपियन यूनियन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ यूएस, has since vowed to return the favor through retaliatory measures targeting American exporters। तो अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट कर रही है स्टील को, तो यूएस उसे कह रहा है कि हम ज़्यादा टैरिफ्स जो हैं इसके ऊपर लगाएंगे कि हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी आइटम्स भी होंगी जो यूएस के पास है, तो यूएस ने रिटेलिएटरी मेजर्स यानी कि विंडिक्टिव यानी कि बदले की भावना से अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को क्या किया, टारगेट किया। उन्होंने क्या किया, ए बी के बाद डी देखिए। द यूनियन The European Union is expected to come out with the list of 100 items imported from US that will be subjected to scrutiny now। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अमेरिका से आने वाले 100 आइटम्स हैं उनको भी जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो उन पे टैरिफ्स लगाएगा। ये बदले की भावना है, क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया, अब वो यूरोपियन यूनियन कह रही है हम भी लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ABD वैसे भी आप लोगों से बन गया होगा, ठीक है, लेकिन ये EC की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी थी। ये EC इनके बाद नहीं बल्कि इनके पहले ही आना चाहिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बेस पे फिर ये आंसर्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है। हमारा ऑर्डर बना है ECABD, ये आंसर है। इसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनती है, ई, सेकंड बनती है सी, थर्ड बनती है आपके पास ए, फोर्थ बनती है आपके पास बी एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आपके पास बनती है डी। अब नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट सेक्शन आपके पास है, कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस भी पढ़िए और क्वेश्चंस भी पढ़िए अपने आप। डायरेक्शन में आपको गिवन है, अ सेंटेंस इज गिवन बिलो विद 3 वर्ड्स हाईलाइटेड इन बोल्ड, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स, इन केस द सेंटेंस इज करेक्ट सेलेक्ट नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। आइए ज़रा चलते हैं, ये बहुत ईजी है और SBI में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत पोटेंशियल है यहाँ से आंसर्स लेने की। पहला आपके पास है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब क्या होता है, जिसको नींद नहीं आती, ये एक बीमारी है। इंसोमेनिया इज बिकमिंग वेरी स्टर्न डिसीज टर्न नहीं हुआ करती, ऑफ कोर्स ये रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा, स्टैटिक डिसीज नहीं हो सकती, सीरियस डिसीज हो सकती है, साइमल्टेनियस डिसीज नहीं हो सकती, स्ट्रिक्ट डिसीज नहीं हो सकती। सिर्फ एक ऑप्शन जो बी है उसको मार्क कर, मतलब पूरा देखेंगे पहले पढ़ेंगे। सीरियस डिसीज दीज डेज बिकॉज ऑफ द इम्प्रूविंग लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का लेवल इम्प्रूव हो रहा है, अरे इम्प्रूव नहीं होता, स्ट्रेस का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ स्ट्रेस अमंग द यंग जनरेशन ड्यू टू लाइक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लाइक नहीं जी, लैक ऑफ, इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर बनता है। ये बहुत ईजी है, यहाँ से मार्क्स लिए जा सकते हैं। He was not at all ready to accept। accept का मतलब होता है जब हम कहते हैं excluding, राइट, तो accept यहाँ पे चाहिए मतलब जो मान ले, तो मानने के लिए expect नहीं, इसका तो मतलब होता है होप करना, employ भी नहीं, accept ये वाला जाएगा। That his father was no more although he was all adverse to, adverse नहीं averse, averse का मतलब होता है
वो हर चीज़ के ऑपोजिट था वहाँ पे। अवर्स टू हिज एडवाइस, सी से होना चाहिए, एस से नहीं। बिल्कुल सी ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीड टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ डिफेम्ड कैपिटलिज्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं उन्हें ब्रेक लेना चाहिए, कहाँ से? फ्रॉम द ग्रिप ऑफ डिफेम्ड कैपिटलिज्म नहीं, बल्कि जिसे फेम किया गया है वो कैपिटलिज्म। डिफेम तो होता है बदनाम, तो कैपिटलिज्म बदनाम नहीं है, ये इसकी तो बड़ी चर्चा है, इसको तो बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और यहाँ पे जो वर्ड हमें चाहिए कैपिटलिज्म के लिए वो एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव नहीं, राइट? तो एक्सटोल्ड बिल्कुल प्रेज किया जाना। डिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, लीव करना, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव वर्ड, क्रिटिसाइज करना। स्टेगमेटाइज्ड करना, किसी चीज़ को गलत ठहराना, ठीक है, बुरा कहना। विलीफाई करना, किसी की इंसल्ट करना, तो ये भी नहीं जाएगा। तो एक ही वर्ड बचता है आपके पास, इसको देखते हैं क्या इसका अरेंजमेंट सही जाता है। तो कह रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अलग होना पड़ेगा एक्सटोल्ड कैपिटलिज्म से, यानी कैपिटलिज्म जिसके बारे में बड़ा बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, थ्रू मोर competitive markets and reinstated fundamental rights to property, great reliance through rules। यहाँ पे बाय रूल्स नहीं, थ्रू रूल्स होगा। rather than discretion and a change in the way the government contracts are allotted, not given, that is why A option is the right answer। The next one is the imposition of the policies। अब मैं impositions की बात करूं तो impositions का मतलब होता है चार्ज। तो पॉलिसीज चार्ज नहीं की जाती, रजिस्ट्रेशन भी नहीं की जाती, एग्जीक्यूशन होती है पॉलिसीज की, एप्लीकेशन भी होती है पॉलिसीज की, इम्प्लीमेंटेशन भी होती है पॉलिसीज की। तो बी सी डी तो पक्का मतलब इनमें से एक होगा, ये वाला तो गया। ऑफ पॉलिसीज मस्ट बिगिन फ्रॉम द ब्लॉक लेवल, ये ब्लॉक लेवल से हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है या इसे अप्लाई करना है या एग्जीक्यूट करना है। विद द इंसेंटिव एंड टैक्स ब्रेक्स, ये ब्रेक्स की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, ये तो वो साइकिल वाली ब्रेक है या कार वाली ब्रेक है, ये स्पेलिंग गलत है। जब मैं टैक्सेस की बात कर रही हूँ, इंसेंटिव्स तो चाहिए हमें लेकिन टैक्सेस नहीं चाहिए, तो टैक्सेस में हमें क्या चाहिए? टैक्सेस के कट्स चाहिए, टैक्सेस के सब्सिडीज चाहिए, या टैक्स के बेनिफिट्स चाहिए? तो हम कट्स तो नहीं कह सकते, सब्सिडीज भी कह सकते हैं और बेनिफिट्स भी कह सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स भी हो सकता है और टैक्स के सब्सिडीज भी हो सकती है, टैक्स कट नहीं होगा, वो गलत होता है। दैट could aid manufacturers in their slow shift to alternative for plastic। स्लो शिफ्ट नहीं होती, शिफ्ट होती है ग्रेजुअल, ठीक है, ग्रेजुअल शिफ्ट होती है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। मॉन्यूमेंटल का तो मतलब होता है ह्यूज, तो जो ह्यूज हो वो आपकी शिफ्ट जो है फटाफट से तो होएगी नहीं, ठीक है, धीरे धीरे वो करेंगे, तो ग्रेजुअल जाएगा। वेल द नेक्स्ट लास्ट वन इज द ग्लोबल स्टार्टअप सीनरी। द ग्लोबल स्टार्टअप सीनरी तो वर्ड ही गलत है। द ग्लोबल स्टार्टअप सेटिंग, पिक्चर, टेरेन, लैंडस्केप, इसमें या तो सेटिंग हो सकता है या टेरेन हो सकता है, ना तो पिक्चर आएगा ना लैंडस्केप आएगा, ये गलत है। द ग्लोबल स्टार्टअप सेटिंग भी हो सकता है, द ग्लोबल स्टार्टअप टेरेन भी हो सकता है। टेरेन का मतलब होता है टेरिटरी, एरिया। इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट, इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द वेस्ट, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है, कंट्रोल्ड बाय कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये अगर चीज़ें चेंज होनी है तो हमें देखना है कैसे होगा, इन्फ्लुएंस्ड बाय या मैनेज्ड बाय, इन दोनों में से होगा, क्योंकि ये तो हम काट ही चुके हैं, बी और डी तो हम वैसे ही काट चुके हैं। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट या मैनेज्ड बाय द वेस्ट, वो देखा जाएगा। आगे चलते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। दो डिसर्निबल फेस इज अंडरवे, डिसर्निबल मतलब नोटिसेबल। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो ग्लोबल स्टार्टअप है ना, इसका जो टेरेन है या इसका जो सेटिंग है, ये अभी भी इन्फ्लुएंस होती है, मैनेज होती है वेस्ट से, लेकिन अब एक नोटिसेबल चेंज देखा जा रहा है। अब नोटिसेबल चैप्टर नहीं होगा, चेंज होगा, तो हमारे पास आंसर आ चुका है, टेरेन, मैनेज्ड एंड चेंज।
जिस तरह से आपने ये टेस्ट पूरा किया, ठीक है, आपको पता चला होगा कि आपके क्या यहाँ पे मेजर फ्लॉज़ हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं। आपको टीचर्स विज़न में हर तरह की गाइडेंस मिलेगी इस रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ चाहिए, और आप इस चैनल के साथ बने रहें। बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड होते हैं डेली जो आपको पेपर क्लियर करने में हेल्प करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप गिवन नंबर व्हाट्सएप है, एड्रेस भी आपको दे रखा है, आप कभी भी विज़िट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, किसी भी तरह की नोटिफ़िकेशन के लिए, किसी भी तरह की सलाह के लिए। जय हिंद, दिस इज़ ऑल फॉर द डे।